जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इकाई 1 के ही भारत संसाधन एवं उपयोग के मेन पार्ट को पढ़ा था, जिसमें संसाधन और उसके बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। उसी के आगे आगे जब बढ़ोगे तो चैप्टर तो नहीं बदलेगा, लेकिन चैप्टर के खंड बदल गए हैं। क्योंकि पहला चैप्टर ही भूगोल का 126 पेज का है, जो संसाधनों को अलग अलग वर्गीकृत करके हम लोग को पढ़ना होता है। तो हम सोच रहे थे कि पूरा 126 चैप्टर में जो भी खंड है उन सभी को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को या उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेंगे, और उसके बाद सभी चैप्टर्स के कंपाइलेशन एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएंगे, जो भी लगभग 200 के क्वेश्चंस के आसपास हो सकता है, जिससे कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक पूरे चैप्टर का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे विषय पर चलेंगे। इसी क्रम में आप आगे बढ़ोगे, संसाधन एवं उपयोग के पहले इकाई के बाद आपको क करके लिखेगा प्राकृतिक संसाधन। ये अगला पार्ट है इसी संसाधन चैप्टर का। तो चलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो भी है यहाँ पर उसको पढ़ते हैं। वैसे प्राकृतिक संसाधन का अर्थ क्या होता है? जो प्रकृति से प्रदत्त हो, यानी पृथ्वी पर जो मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति ने हमें दी है जो संसाधन, वही क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इसी को हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हुए इसको करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि हम लोगों ने इससे पहले संसाधन के बारे में पढ़ चुका है कि जो भी हमारे लिए आवश्यक चीजें हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, वो सभी के सभी क्या है? संसाधन है। इसके बारे में हम लोगों ने 4 पार्ट में किया है, उसके एमसीक्यूज को भी किया है। इस प्राकृतिक संसाधन में हमें पढ़ना है भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्सेस। अब ये भूमि संसाधन है क्या? ठीक है, उसको पहले समझते हैं कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो वह है कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भूमि से है। क्या तात्पर्य है? कि जो भी पृथ्वी की सतह है, जो कि भूपर्पटी है, उसकी जो सतह है उस पर जितनी भी चीजें हैं वही क्या है? भूमि है। इसका उपयोग कृषि के लिए हम करते हैं, वन है इस पर, आवास हम बनाते हैं अपना, उद्योग लगाते हैं, परिवहन की सुविधाएं हम लोग अपना डेवलप करते हैं, और अन्य आर्थिक गतिविधियों को हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये सब क्या है? भूमि संसाधन है। भूमि संसाधन को हम लोग मौलिक संसाधन भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि मानव के जितने भी आवश्यकताएं होती हैं, उसके लगभग 95% आवश्यकताओं की पूर्ति इसी भूमि के द्वारा होती है। इसीलिए हम इसे मौलिक संसाधन या आधार संसाधन भी कह सकते हैं, फंडामेंटल रिसोर्स भी कह सकते हैं। अब आप देखिए ना, 95% बहुत बड़ा नंबर होता है, और इतना 95% आवश्यकताओं की पूर्ति हमें भूमि संसाधन से होती है। लेकिन इतने व्यापक होने के बावजूद यह क्या है? सीमित है। याद रखना, यह सीमित है, इसका मतलब यह भी क्या है? अनवीकरणीय है। लेकिन इसी के कुछ भाग है, जैसे जल है, पवन है, सौर ऊर्जा है। हालांकि सौर ऊर्जा तो पृथ्वी पर नहीं है। तो ये सब चीजें कुछ ही चीजें हैं जो नवीकरणीय है, बाकी सभी क्या है? अनवीकरणीय है। इसलिए हम भूमि संसाधन को भी सीमित संसाधन कह सकते हैं, या यह भी एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बहुत अधिक भाग अनवीकरणीय ही है। बहुत बच्चों को ये लगता है कि भूमि, ये जो वर्ड है भूमि, इसका अर्थ वह समझते हैं मिट्टी, जबकि ऐसा नहीं है। मिट्टी भले एक भूमि संसाधन के अंदर है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर, अगले भाग में हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि भूमि क्या है। तो भूमि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध है जो भी चीजें हैं वो भूमि है। इसका उपयोग हम लोग कृषि के लिए, वन के लिए, आवास के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। इसके आगे हम लोग आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह हमारा भारत का मानचित्र है, या जो इसके अंदर जो भी क्षेत्र हम देख रहे हैं सभी के सभी क्या है? भूमि के ही पार्ट है। इसके बाद है भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप। अब देखो, भूमि
अभी हमने बात किया था कि भूमि केवल मिट्टी नहीं है, यह क्या है इसको भी समझते हैं। अगर हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो भूमि भारत को भौतिक रूप से जो 6 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। यानी हम कहें तो भारत में जो भूमि है, भारत में जो भूमि है उसे हमने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहला भाग हम यहाँ देख सकते हैं, हमने भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र जो कि हिमालय और ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है, जो कि एक पर्वतीय प्रदेश है, उसको हमने बांटा है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे हमने क्या रखा था? मैदानी भाग, जो उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है, वह मैदान है जो कि जलोढ़ से बना हुआ है, यह दूसरा है। इसके बाद हमने पठार के बारे में पढ़ा था। ये जो पठार है, ये इसको हमने तीसरे भागों में बांटा। ये सभी के सभी भूमि के पार्ट हैं। इसके बाद हमने क्या बांटा है? मरुस्थल, जो कि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। इसके बाद हमने तटीय मैदान, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के जो इलाके हैं उसे हम बांटते हैं। और आखिरी में बांटते हैं द्वीप, जो कि हमारे देश में 2 द्वीप हैं, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम भारत के भूमि को मुख्यतः 6 भागों में बांटते हैं। इसमें मिट्टी भी आई और बाकी पर्वत, पठार, मरुस्थल इत्यादि भी आए। तो भूमि का जो वर्ड है, ये जो भूमि वर्ड है, ये बहुत ही व्यापक वर्ड है। इसका केवल इसका मतलब ये नहीं हो कि मिट्टी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल इत्यादि सभी के सभी आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको भूमि का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। यहाँ आपको ये तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से आ सकता है। आगे बढ़े तो हमारे जो बुक में जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग भूमि का जो उपयोग का प्रतिशत है हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ मान के चलो कि हमारे भारत का जो भूमि संसाधन है, लेकिन इसमें केवल मैदान, पर्वत और पठार को ही लिया गया है, इसमें मरुस्थल, तटीय और द्वीप को नहीं लिया गया। अगर आप देखोगे तो ये जो है यह मैदान का हिस्सा है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। कितना प्रतिशत है? 43% है। उसके बाद आओगे पर्वत, तो पर्वत का जो प्रतिशत है वह कितना है? 30%। यह है पर्वत, ठीक है। और ये जो है पठार है, ठीक है, जो कि 27% है। क्वेश्चन इससे एग्जामिनेशन में आता है कि भारत में जो मैदान है वह कितना प्रतिशत है? तो वह है 43%। और ये पूरा का पूरा मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। हम लोग इसी चैप्टर में मृदा के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आराम से बैठते हुए ध्यान से उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भारत का मैदान। एक एक करके हम लोग तीनों चीज पढ़े थे। एक 43% मैदान था, पठार 27% और पहाड़ था कितना? 30%। एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहला है भारत का मैदान, ठीक है। भारत के कुल भूमि का 43% क्या है? मैदान है। अभी जैसे कि हम लोग बात किया था कि मैदान का प्रतिशत कितना है? 43%। इसका जो मैदान होता है वह मुख्यतः नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नदियों के अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा मैदान का निर्माण किया जाता है। ये कृषि और उद्योग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी देश के लिए जो मैदान होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बेसिकली कृषि और उसके कृषि के अलावा उद्योग, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आवास। हम देखें तो मैदानी इलाकों में, जो कि मैदान का क्षेत्र जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व बहुत ही ज्यादा होता है। वो यही कारण है कि कृषि वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। इसके बाद है भारत का पठार, प्लेट्यू। भारत का पठार अगर देखें तो यह है 27%, ठीक है। और पठार में भी आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखोगे तो भारत के बाहर है, जो कि तिब्बत में है। यह है तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कहा जाता है, ठीक है। ये जो तिब्बत का पठार आप यहाँ देख रहे हो, यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है,
ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। और भारत का जब पूछा जाए तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा है दक्कन का पठार, जिसे दक्षिण भारत का पठार भी कहा जाता है। और छोटे छोटे भी है, छोटा नागपुर का पठार जिसे पठारों की रानी भी कहा जाता है, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और मेवाड़ का पठार इत्यादि ऐसे हमारे पास पठार हैं। इसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वन संपदा संचित है, जो कि हमारे भारत के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पठार हो गया, मैदान हो गया, और बचा है अब पर्वत, माउंटेन्स। यह 30% है। ठीक है, जो 12 मासी नदियां, अब ये क्या होती है 12 मासी नदियां? तो अब देखो, जितने भी नदियां हिमालय से निकल कर आती हैं वह 12 मास बहती हैं, 12 महीने, इसीलिए हम इन्हें 12 मासी नदियां कहते हैं। और जितनी भी दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि नदियां हैं, वह 12 मास नहीं बह पाती हैं, वह केवल बरसात के मौसम में ही बह पाती हैं। इसका रीजन यह है कि हिमालय बहुत ही ऊंचा होता है और यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होते हैं, बर्फ की चोटियां होती हैं। तो जब कहीं बारिश नहीं होता है तो बर्फ पिघल पिघल कर नदी में मिलते हैं, जिससे 12 महीने उसमें जल भरा होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं 12 मासी नदियां। इसमें क्या होता है कि 12 मासी नदियों के प्रवाह को यह सुनिश्चित करते हुए पर्यटक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी मुहैया कराती हैं। हम सब जानते हैं कि आप देखे होइएगा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल इत्यादि जगहों पर लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मनोरम दृश्य होता है। तो ये हमारे पर्यटक विकास के लिए भी बहुत ही ज्यादा मददगार होते हैं, और साथ साथ 12 मासी नदियों के लिए भी और अन्य चीजों के लिए भी ये बहुत ही मददगार होते हैं। अब आते हैं भूमि संसाधन, हमने पढ़ लिया है भूमि क्या है समझ लिया है, भारत के जो भूमि है उसके भौतिक स्वरूप को समझ लिया है। अब हमारी 10th क्लास का जो दूसरा टॉपिक है वह है मृदा निर्माण, सोयल फॉर्मेशन। मृदा का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। असंगठित पदार्थ, अब असंगठित पदार्थ का अर्थ यह हुआ कि जो आपस में मिले न हो, से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को ही क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई, याद रखोगे। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत आप देखेंगे ये पृथ्वी है, इसके ऊपर भूपर्पटी होती है, तो इसके जो सबसे ऊपरी परत होती है वही क्या है? मृदा है। ये इसकी परिभाषा हो गई। मिट्टी या मृदा नवीकरणीय संसाधन होती है, याद रखना है, क्योंकि मिट्टी ऐसा नहीं है कि जब हम एक बार यूज कर लिए, यानी कि एक बार अगर हम खेती कर लिए तो वह बर्बाद हो गया, या एक बार हमने उद्योग स्टार्ट कर दिया तो हमेशा हमेशा के रह सकता है। हम उसको तोड़ सकते हैं, दोबारा उस मिट्टी का इस्तेमाल अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। इसलिए यह क्या है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में निर्धारित है। इसके बाद है कि पौधों के विकास का माध्यम क्या है? यही मिट्टी है। अगर यह मृदा नहीं होती तो हमारे पृथ्वी पर वन नहीं पाए जाते, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदायों का पोषण यही करती है, क्योंकि इस मृदा पर वन पनपते हैं और इस वन में अनेक जनजाति, अनेक जीव जंतु निवास करते हैं। तो इन जीव समुदायों का पोषक भी ओवरऑल क्या है? मृदा ही होती है। इसके बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा का ही निर्माण होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हर साल एकदम फटाफट मृदा बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी मृदा बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से ही मृदा का निर्माण होता है। समय के अनुसार चट्टान जो होते हैं वह वायु, जल इत्यादि के वजह से उसमें टूट फूट की होती है। उसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें जैविक प्रक्रिया भी निहित होती है,
और इन सभी प्रक्रियाओं के मिलने से ही मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बात ये रखना, नोट में लिख देना है, नोट में क्या लिखना है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान। हालांकि यह मृदा विज्ञान ऑप्शन में नहीं होता है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पेडागोजी, ठीक है, पेडोलॉजी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी, ठीक है। तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मृदा का निर्माण की यहाँ पर प्रक्रिया दी गई है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। पहला क्या होता है कि जो भी मूल चट्टान होती है, मूल चट्टान का मतलब होता है, चट्टान भी तीन प्रकार के होते हैं, इसमें आग्नेय, आग्नेय चट्टान जो होती है, सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर मूल चट्टानें होती हैं। सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तब मिट्टी नहीं होगी, ये क्या होगा, आग्नेय चट्टान ही होगा। इस पर अपक्षय वेदनिंग की प्रक्रिया हुई होगी इसी चट्टान पर, जिसमें वायु, जल, तापमान, जीवों की क्रियाओं से चट्टान का अपक्षय होता है, कटाव होता है, और वह टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाते हैं, जैसा कि आप ये सब यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स में। इसके बाद क्या होती है, थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहे हैं। इसके बाद जो होती है, इसी में कार्बनिक पदार्थों का संचय होने लगता है। इसी जो चट्टान जो टूट फूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए हैं, उसमें क्या होते हैं, पौधे, जीवों के अवशेष, जिसमें पत्ते, टहनियां, मृत जीव इत्यादि मिट्टी की सतह पर इकट्ठा होने लगते हैं और सड़ गलकर ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस का निर्माण करते हैं और उसी में मिल जाते हैं, ठीक। अगला प्रक्रिया है मृदा का निर्माण। अपक्षयी चट्टानों के कण और ह्यूमस मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। इसमें जल और वायु मिलकर इसे क्या बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया एकदम ऐसा नहीं कि फटाफट साल दर साल होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं, ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है परिपक्व मृदा। यहाँ तक तो मृदा का निर्माण हो गया, लेकिन परिपक्व कब होगी, बहुत लंबे समय के बाद एक परिपक्व उपजाऊ मृदा बनती है, जिसमें विभिन्न परतें, जिसमें क्षैतिज रूप से ऐसे ऐसे परतों का निर्माण हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, वो ये पहला है क्षितिज, जिस पर जैविक पदार्थ इकट्ठे होते हैं जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। उसके ये सब OABCR ये सब नाम है। इसके बाद है क्षितिज, दूसरा क्षितिज जिसपे ऊपरी मृदा होती है। इसके बाद उप मृदा होती है, फिर अपक्षयित पदार्थ होते हैं, और सबसे नीचे मूल चट्टान होते हैं, जिससे ये इस मृदा का निर्माण हुआ है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि मृदा के निर्माण में कौन कौन से चीज सहायक होते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। इसमें सबसे पहला है जलवायु। तापमान और वर्षा की मात्रा अपक्षय की गति को प्रभावित करता है। अगर वायु ज्यादा हो, वर्षा ज्यादा हो, वायु भी ज्यादा हो और तापमान भी ज्यादा हो, तो अपक्षय की क्रिया भी बहुत ही तेजी से होगी, और जब अपक्षय की क्रिया तेजी से होगी तो मृदा का निर्माण भी तेजी से होगा। इसके बाद मूल चट्टान का है, जिस क्षेत्र में मूल चट्टान उपस्थित नहीं होंगे वहां पर मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है। चट्टान का प्रकार मृदा के गुणों और निर्माण को भी प्रभावित करता है। किस प्रकार का चट्टान है वैसा ही क्या होगा, मिट्टी होगा। इसके बाद जीव भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पौधे और सूक्ष्म जैविक पदार्थ देकर मृदा निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद स्थलाकृति, ढाल है कि ऊंचाई है, और जल निकास मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। और आखिरी में है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखना, समय। अगर हम समय इसमें नहीं देंगे तो मृदा का निर्माण नहीं होने वाला है। ऐसे ही कुछ हमारे जीवन में भी चीजें होती हैं, हम प्रायः यह समझ लेते हैं कि जो भी चीजें हो बहुत ही जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। 10th में ही आप हैं तो बिना पढ़े आपका रिजल्ट भी अच्छे से आ जाए, फटाफट में रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होती है। सभी में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। आप भी साल भर अपने समय को गवाएंगे जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी आप परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है। तो समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
मृदा के प्रकार हम लोग बहुत ही ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक्स हैं जो कम समय में पढ़ने वाली हैं। हाँ, ये जरूरी है कि इन टॉपिक्स को फास्ट मूड में बार बार रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, ये उतना पेचीदा भी नहीं है कि हम लोग इसमें बहुत ही ज्यादा समय खर्च करें, फटाफट से इसको पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। अब हम लिख टाइप्स ऑफ मृदा, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के प्रकार एवं उसके वितरण, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मृदा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के निर्धारक तत्व इसमें क्या क्या हो सकते हैं? रंग का गठन, गहराई, कितनी गहरी मृदा है, उसका रंग कैसा है, आयु कितनी, यानी कि कितना वो पुराना है, उसमें कौन कौन से रसायन पदार्थ मिले हुए हैं और कौन कौन से भौतिक गुण है। इसके आधार पर ही भारत की मृदा को हम मुख्यतः 6 भागों में बांटे हैं। वैसे किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा 8 भाग, हालांकि 8 भाग पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो मुख्य रूप से हमें इन 6 मृदाओं के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हमने क्या देखा कि रंग के गठन, गहराई, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6 भागों में। कौन कौन सी है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय और पर्वतीय मृदा। ये 6 है और इन्हीं 6 के बारे में हम लोग को स्लाइड बाय स्लाइड एक एक करके हमको पढ़ना है। इसमें विशेष ध्यान ये भी देना है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं पहले से बता दूंगा ताकि आप उसको अटेंशन से नोट भी करें और उसे याद भी करें। और पूरी तरीके से मिट्टी को भी हम लोग मैप के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यही पिक्चर आपके किताब में भी होगा। ठीक, भारत मुख्य मृदा का प्रकार। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये सब हिमालय और ट्रांस हिमालय का जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, और चूंकि ये तो नेपाल है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये सभी के, ये जो देख रहे हो ये सब कैसी मृदा है? पर्वतीय मृदा है। देखो, जब मैप अगर आप याद रख लेते हो, मैप का ज्ञान है तो भूगोल आसान होगा। अगर आपको मैप का ज्ञान नहीं है, आपका भारत का मैप बनाने का तरीका नहीं पता है, कश्मीर किधर है, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र किधर है, मरुस्थल किधर है, ये सब अगर आपको पता नहीं है तो भूगोल पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो भूगोल अगर अच्छे से समझना है तो मैप का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको 20 टाइम्स क्या करो, भारत के मैप को अपने हैंड से बनाओ, हाथ से बनाओ, ड्रॉ करो, चाहे जैसा भी हो। काम चलने भर कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट बन जाए, लेकिन काम चलने भर बनाओ। और इन 6 पॉइंट्स को पर्वत, मैदान, पठार, तट, ठीक है, मरुस्थल और द्वीपों को वहां पर ड्रॉ करने का प्रयास करो और उसे चिन्हित करने का प्रयास करो। ठीक, तो सबसे हम यहाँ देख रहे हैं तो पहला है कौन सा मृदा? पर्वतीय मृदा, जो कि पहाड़ों पर उपस्थित है। ये जो आप देख रहे हो इस कलर में, ये जो दिख रहे हो ये वाला, ये है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? ये है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल है, जो कि कितना परसेंट है? 43% है। याद रखना, ये यही है जो मैदान का निर्माण करता है। अब आप देखोगे तो ये पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र और दिख रहे हो, गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है, इसमें असम का भी कुछ क्षेत्र आप देख रहे हो यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल पूरा है। यहाँ पर आप पूर्वी तटीय इलाकों में जहां जहां नदी का मुहाना होता है, याद रखना मुहाना होता है, वहां पर भी मैदानी इलाका का निर्माण, यानी कि जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर नहीं होता है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर एस्चुरी नदियां बनाती हैं, ये अलग टॉपिक है, हम लोग समझेंगे इसको। यहाँ पर मृदा का निर्माण जलोढ़ मृदा का नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर होता है जो घाट है, जो ऊंचा है, और जो नदी की पानी जाती है वो सीधे यहाँ से गिर के सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर वैसी परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होती है जिससे कि मृदा का निर्माण हो सके। इसके बाद आप देखोगे तो ये लाल और पीली मिट्टी है, ये वाली देख रहे हो यहाँ पर है। पूरा जो दक्षिण भारत का जो इलाका है जिसमें दक्कन के पठार को छोड़ दिया जाए, जिसमें मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हो, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सभी के सभी लाल और पीली मृदा से भरी पड़ी हैं। इसके बाद आती है काली मृदा। आप देखो ये काली मृदा है, ठीक है,
काली मृदा का जो मतलब विस्तार है जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद है लेटराइट मृदा। आप लेटराइट मृदा को आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये जो छोटा छोटा क्षेत्र है, ये सब छोटे छोटे एरिया में जहाँ पर 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, वहीं पर यह मृदा निर्मित होती है। और आखिरी में है शुष्क और मरुस्थलीय, जो कि आप जानते हैं कि राजस्थान और कच्छ के रण में पाया जाता है। तो ये सब छह प्रकार की मिट्टियां हैं जो कि भारत के मैप में कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। आपको क्या करना है कि इन सभी मिट्टियों को भी अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए भारत का मैप बनाएंगे और उसमें इन मिट्टियों को भरने का प्रयास करेंगे, मोटा मोटी भरेंगे, जिससे आपको मानचित्र का ज्ञान होगा। और जब मानचित्र का ज्ञान हो जाएगा तो भूगोल ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एक एक करके मिट्टियों को। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा। और एक बात याद रखना, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी में आने वाले हैं जिससे क्वेश्चंस बनेंगे। जलोढ़ मृदा को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके कारण होता है, क्वेश्चन आ जाए कि जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना है नदियों के द्वारा। नदियां क्या करती हैं, अपक्षय या अपर्दन भी कर सकते हैं, और निक्षालन इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा ही नदियां इन मिट्टी का निर्माण करती है, जलोढ़ मृदा का। आगे हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ध्यान से देखते रहिए। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि कितना दूर में फैला है, तो अभी पता है 43%। और याद रखना यह देश का सबसे बड़ा भाग है जलोढ़ मृदा। कहाँ कहाँ फैली है, तो संपूर्ण उत्तर भारत का एक विशाल मैदान, जो कि हमने पिछले स्लाइड में मैप में देखा था, जिसमें पंजाब से लेकर असम तक यह फैला है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में भी थोड़ी सी मात्रा में मिलती है, ज्यादा नहीं मिल पाती है। इसके बाद पूर्वी तटीय डेल्टा, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का जो मुहाना है, वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी का जो गठन है उसमें मुख्य रूप से बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका का संगठन होता है। इसी में ये पाए जाते हैं कि विभिन्न अनुपात में होता है। इसका जो रंग है वह धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मृदा, जो ये जलोढ़ मृदा है, वह सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। ठीक है, ये याद रहे। आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं कि ये जो ब्लैंक मानचित्र है, जिसमें केवल एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा को ही दिखाया गया है। आप देख सकते हो हरियाणा, पंजाब से लेकर ये असम के मैदान तक ये क्षैतिज रूप में फैला हुआ है। इसके अलावा पूर्वी तट में आप देखो तो ये पूरा फैला हुआ है। और यहाँ पर आप देखोगे तो नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना है, जो एक्सच्यूरी है, वहां पर थोड़ा सा फैला हुआ है, और गुजरात के कुछ हिस्सों में। तो ये है एलुवियल सॉइल का जो इंडिया मैप में विस्तार। इसके बाद आप देखोगे आयु, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो जलोढ़ मृदा है उसको आयु के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है पुराना जलोढ़ और एक होता है नवीन जलोढ़, यानी कि नया जलोढ़। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुराने जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। और इस बांगर में प्रायः कंकर, बजरी की मात्रा अधिक होती है, और ये प्रायः मोटे होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नवीन जलोढ़ की, जो कि पुराना का सीधा उल्टा नवीन जलोढ़ है, इसका जो नाम है, दूसरा जो नाम है, उसे हम क्या कहते हैं, खादर। क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बालू मृत्तिका का मिश्रण होता है। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। और याद रखना, अगर हम दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो उपजाऊ है, कौन सा मृदा है, आप बता सकते हैं। उपजाऊ ये वाली मृदा है, यानी कि खादर है। खादर मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है जलोढ़ में, इस बांगर के अपेक्षा भी। और वैसे बाकी मिट्टी में भी तो खैर है, ये है जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ।
तो आपको याद रखना है कि आयु के आधार पर जलोढ़ को हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक है पुराना जलोढ़ और एक है नया जलोढ़। पुराने जलोढ़ को हम कहते हैं बांगर, जबकि नए जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस जलोढ़ की जब बात करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रधानता होती है, क्या क्या इसमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें कौन सी चीजें की कमी होती है, इन सबको ध्यान रखेंगे। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की क्या होती है, भारी कमी होती है। फसल गन्ना, ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मतलब यहाँ पर देखो कि गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि चीज हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उगा सकते हैं। अधिक उपजाऊ होने का इस मिट्टी पर गहन खेती भी की जाती है। अब ये गहन खेती क्या होती है कि एक ही खेत में एक ही साल में एक से अधिक फसलों को उगा लेना, इसे हम कहते हैं गहन कृषि। कभी कभी नॉर्मली क्या होती है कि एक खेत में एक साल में 2 फसल हम उगाते हैं, चावल और गेहूं, यानी खरीफ और रबी फसल। लेकिन कहीं कहीं जहां पर जलोढ़ मृदा की प्रधानता है वहां पर एक ही सीजन में 3-3, 4-4 किस्म की फसलें हम लोग उपजा लेते हैं। रीजन इसका क्या है कि यह सबसे ज्यादा क्या है, यह उपजाऊ है। अगर ये उपजाऊ नहीं होता तो हम ऐसी खेती नहीं कर पाते। और चूंकि यह बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है तो खेती भी होती है, और जिसके कारण यहाँ इस क्षेत्र में निवास ज्यादा होता है लोगों का, और यही कारण है कि यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा घनी हो जाती है। और आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि भारत का सबसे ज्यादा घनत्व वाला जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो अपना बिहार है, याद रखना। और पूरा बिहार जो है वह जलोढ़ मृदा यानी कि मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। इसमें एक नोट वाली बात है जो हमारे किताब के जो नोट में दी हुई है, उसको याद रखेंगे कि उत्तर भारत में जो बालू प्रधान जलोढ़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, दियारा भूमि कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहते हैं, दियारा भूमि कहते हैं। और यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जब आप जाओगे कटिहार और किशनगंज के तरफ तो आपको मक्का की खेती ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर जलोढ़ मृदा के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा के जो मुख्य पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में आने वाले उसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ। जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बनाई जाती है, यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसके बाद जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पुराना जलोढ़ और नया जलोढ़। पुराने जलोढ़ को हम कहते हैं बांगर, जबकि नए जलोढ़ को हम कहते हैं खादर। इसमें खादर ज्यादा उपजाऊ होता है। इसके बाद इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों का प्रधानता होती है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं यानी कि जो भी हमारा खाद्यान्न वाला फसल है, मुख्य फसल, इसकी खेती हम यहाँ करते हैं। इस पर गहन कृषि की जाती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही ऊंचा होता है। और बिहार के जो बालू प्रधान जलोढ़ है उसको क्या कहते हैं, दियारा भूमि। अब थोड़ी सी एक चीज आपको अगर समझाने का प्रयास करूं कि जलोढ़ मृदा को आखिर कैसे बनता है। जलोढ़ मृदा बनने में थोड़ी सी प्रक्रियाएं होती हैं, तो मैं थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो मान के चलिए कि ये एक पहाड़ है। ठीक है, ये एक पहाड़ है। ठीक, इस पहाड़ पर ये मान लो कि कोई ग्लेशियर है और यहाँ से नदी निकल रही है बाहर। तो जब चूंकि नदियां ऊपर से नीचे आएंगी तो अपने साथ क्या लेकर आएगी, बड़े बड़े या जो पहाड़ के जो टुकड़े हैं वो नदियां अपने साथ बहाते हुए नीचे की तरफ लेकर आएगी। अब चूंकि यहाँ पर पहाड़ का ये क्या है, पाद क्षेत्र होता है, यानी कि सबसे निचला हिस्सा होता है। तो ये जो नदी के साथ जो आए हुए कण है तो यहाँ पर क्या कर देगी, वह उसको डिपोजिट कर देगी। और यहाँ पर प्रायः कैसी कण होंगे,
जो कि उसमें सबसे जो बड़े बड़े कण होंगे वो यहाँ पर डिपोजिट हो जाएंगे, यानी कि भर जाएंगे। याद रखना, बड़े बड़े जो कण है जो अपने साथ लेकर आइए, उसमें बड़ा बड़ा जो कण है वो यहाँ हो जाएगा, और ऐसी जो भूमि तैयार होगी उसे हम कहते हैं भाभर। भाभर, भाभर, ध्यान से देखते रहना है। अब क्या होगा कि इस कण के बीच में गैप बना रहेगा, जिसके सहारे नदियां इसके अंदर घुस जाएंगी, ठीक। और जब घुस के जब बाहर निकलेंगी नदियां, तो यहाँ पर इसके अपेक्षा थोड़े से छोटे छोटे कण यहाँ पर बिछा हुआ रहेगा, बिछा देगी। ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और जब तराई क्षेत्र से बाहर निकलती है तो अब इसको ऐसे समझो, ये मान लो, ये ऐसे समझो, ये मान लो कि ये नदी अब आगे बढ़ रही है तराई से होते हुए ऐसे। अब चूंकि जब नदियां बहेंगी तो अपने साथ तराई से भी छोटे छोटे कण अपने साथ बहाएगी और किनारे की तरफ लगाना शुरू करेगी, ठीक है, ऐसे। तो जब इससे जो भूमि तैयार होगी वह क्या बनेगा, भाभर। भाभर तो हो गया बांगर, बांगर, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। अब जब और आगे नदियां जाएगी तो इसके जो एकदम किनारे पर जो कण गिराएगी आखिर में, वो बनेगा नया जलोढ़। और यही नया जलोढ़ क्या बनेगा, खादर भूमि बनेगा। तो आप जब देखते हो बिहार के जो क्षेत्र हैं, तो बिहार का जो उत्तरी उत्तरी और दक्षिणी जो इलाके हैं उसमें भाभर, और पूर्वी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसमें आपको ये पुरानी जलोढ़ बांगर देखने को मिलता है, और बाकी अधिकांश जगह पर खादर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद जब आप देखोगे आगे काली मृदा, ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के बारे में हमने अच्छे से समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं काली मृदा की तरफ, और आखिरी में हम लोग काली मृदा को ही आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को इतना लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, इंफॉर्मेटिव है, इसलिए हम लोग फटाफट करने का भी प्रयास करेंगे। प्रयास होगा कि दो क्लास में ही खत्म हो जाए ये चैप्टर। अब आता है ब्लैक सोयल, ठीक है, यानी कि काली मृदा। इसमें भी बहुत ही जलोढ़ मृदा के बाद दूसरा ही स्थान है, और बाकी जो मृदा है उससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हम लोग बस उसको इंफॉर्मेशन के रूप में पढ़ लेंगे। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इसका जो अन्य नाम है वो बहुत ही ज्यादा बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। काली मृदा का जो अन्य नाम है उसे हम कहते हैं रेगुड़ मृदा। क्या बोलते हैं, रेगुड़ मृदा। ये एग्जामिनेशन में हर बार आता है लगभग, रेगुड़ मृदा। इसका दूसरा भी नाम है काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल। इसका रीजन ये है कि काली मृदा पर ज्यादा मात्रा में कपास की खेती की जाती है, और यही कारण है कि इसे हम लोगों ने काली कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रंग है वह काला या गाढ़ा भूरा होता है। इसका जो निर्माण होती है, अब हमने पढ़ा था जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी के द्वारा होता है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। इसमें ज्वालामुखीय चट्टानों, जिसमें विशेष करके बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से इस मृदा का निर्माण होता है। याद रखना, ज्वालामुखी के जो चट्टान है, एक समय में दक्षिण भारत में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस क्षेत्र में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ज्वालामुखी का बहुत ही ज्यादा विस्फोट हुआ करता था। और जब ज्वालामुखी फटता है, कुछ इस तरीके से ही ज्वालामुखी होती है, तो इसमें से जो लावा निकलता है, वो लावा इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे ज्वालामुखी, और लावा निकलने से इसके जो बहबह के जो लावा थे वह बहबह के पूरा एक क्षेत्र बना लिए, एक क्षेत्र को कवर कर लिए, और उस पर बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो गया, और समय के साथ इसमें अपक्षय की प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप काली मृदा का निर्माण हुआ। तो याद रखना है कि काली मृदा का जो निर्माण होता है वह बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से होता है।
अगर हम मुख्य क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक जो विस्तृत भूमि है काली मृदा की वह है महाराष्ट्र। याद रखना है, क्वेश्चन अगर आए कि काली मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो राज्य अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक तथा दक्कन के पठार में भी यह फैला हुआ है। इसकी अगर विशेषता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता ही बहुत ही अलग होती है। इसमें नमी को लंबे समय तक संचित रख सकता है। क्या होता है कि जो मिट्टी है इसमें अगर बारिश एक बार हो गया तो इसके जो कण होते हैं बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही महीन, और ये जो मिट्टी है वर्षा के पानी को, जल को अपने अंदर समा लेती है, ठीक है, और उसे जल्दी सूखने नहीं देती है। समझ में आ रहा है? वाटर लॉगिंग की जो इसमें क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा होती है। अगर ऐसा समझो कि अगर इसके एक मुट्ठी मिट्टी को लो और इसे दबाओ तो इसमें से पानी निकल सकता है। वाटर लॉगिंग इसमें बहुत ही ज्यादा होती है, तो पानी को लंबे समय तक संरक्षित रख सकता है। लेकिन वही अगर धूप बहुत ही ज्यादा पड़ने लगे, यानी कि सूखने पर इसमें क्या होती है, दरारें पड़ने लगती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो काली मृदा में दरार पड़ा हुआ है। जब भी ये मिट्टी बहुत ही ज्यादा धूप में सूखती है तो पानी जो कमजोर बॉन्डिंग होती है छोड़ देता है और मिट्टी में दरारें पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि याद रखना कि अगर इस मिट्टी में मानसून के पहले बौछार से पहले अगर आपने इसको सिंचाई नहीं किया तो यह मिट्टी जब जल को अवशोषित करेगी तो यह बहुत ही ज्यादा चिकनी हो जाती है, गीली हो जाती है, जिस पर किसी भी ट्रैक्टर से जुताई करने में बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। इसीलिए वर्षा के पहले ही इस मिट्टी में सिंचाई कर ली जाती है। वैसे भी जब ये सूखेगी तो यह दरारें पड़ जाएंगी, जिसे हम लोग स्वतः जुताई भी कहते हैं। जुताई का अर्थ ही होता है उसमें उस मिट्टी को पोली करना और उसमें हवा, नाइट्रोजन वगैरह का उसमें घुसना। चिकनी एवं महीन कण वाली होती है, बहुत ही चिकनी होती है और महीन होती है। इसमें स्व उर्वरता यानी कि सेल्फ प्लॉगिंग का गुण पाया जाता है, यानी ये खुद से अपनी जुताई कर लेती है फट कर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े तो इसमें जो पोषक तत्व है उसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास इसमें बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ ह्यूमस की भारी कमी होती है। फसल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कपास, सबसे महत्वपूर्ण फसल इस पर होता है। इसके अलावा गन्ना, ज्वार, गेहूं, सोयाबीन, तंबाकू और मूंगफली का भी खेती यहाँ होता है। इसका विस्तार है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक और दक्कन का पठार हमने अभी पहले पढ़ा था। काली मृदा का रंग जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है। जो इसका जो रंग काला होता है उसका कारण क्या है कि टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एक रसायन होता है जिसमें मिला होता है, और इसके अलावा लौह यौगिक, ठीक है, आयरन ऑक्साइड और ह्यूमस पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग काला पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ लिया, किसको पढ़ लिया, जलोढ़ मृदा और काली मृदा को, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लिया। उम्मीद है कि आप चीजों को समझे होंगे, पढ़े होंगे। इसको जरूर देखिए, इसका नोट्स बनाइए, उसी प्रकार से लिखा भी गया है ताकि आपको आसानी से नोट्स बना सके। इसके बाद 27 क्वेश्चन मैंने इसमें बनाए हैं। लास्ट में हम लोग जब चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो उस क्वेश्चंस को भी डील कर लेंगे। और मैं मिट्टी को बढ़ाते समय बोला था कि समय याद रखो कि अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि 10th क्लास को पास करना हो अच्छे नंबर से तो क्या करें क्या नहीं, अभी भी आप घूम रहे हो दोस्तों के साथ बिना मतलब के टाइम को एक्सपेंड कर रहे हो, तो थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो ताकि अंत में पछतावा नहीं करना पड़े, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए इस सब के बावजूद भी, ठीक है, और डेली क्लास करते रहिए, स्कूल छोड़िए नहीं, अपने माता पिता और शिक्षक का सम्मान कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।